हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइड फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को शुरू करने से पहले दो तीन बातों पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे तीन बेसिक टर्मिनोलॉजी जिससे हम कंसर्न्ड होंगे, दैट इज इलेक्ट्रो, नंबर 2 इज मैग्नेटिक एंड नंबर 3 इज इंडक्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। हमको करंट से रिलेटेड बातों पे बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। मैग्नेटिक वर्ड का मतलब रिलेटेड है मैग्नेटिज्म से, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। नंबर 3 इंडक्शन की बात आती है। इंडक्शन आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर बॉडी चार्ज हो जाती है, दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पर भी इंडक्शन के से रिलेटेड एक करंट आएगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट का डायरेक्ट सोर्स प्रेजेंट ना होने के बावजूद भी अगर किसी सर्किट में करंट आ जाता है तो दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमको स्टार्ट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ध्यान रखिए, क्या लिखा है? phi स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल अगर phi लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एज पर एनसीईआरटी दो टाइप का फ्लक्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर सिंपल कहीं पर phi लिखा है तो उसका मायने माना जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एज पर एनसीईआरटी जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वी शुड राइट phi b, ठीक है ना। अब सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। असल बात तो है ना, हमको ये चीज़ डिस्कस करनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। अब छोटा सा एक स्टेटमेंट हम लेते हैं या छोटा सा एक डायग्राम हम कंसिडर करते हैं। एक प्लेन हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना। एक प्लेन सरफेस आप ले सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, इक्विडिस्टेंट लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। अब ये लाइंस ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सारी की सारी लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जितनी लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया नॉर्मली 90 डिग्री पे, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली, दैट नंबर इज नोन एज फ्लक्स। हमने यहाँ पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, B वेक्टर स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, यानी कि परपेंडिकुलरली। अगर किसी भी एरिया से, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन सरफेस से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस, ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं तो इसका मतलब उसका फ्लक्स ज़्यादा है। सिंपल शब्दों में आप क्या समझ सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट अ पर्टिकुलर एरिया। आप समझिएगा इस बात को। हम जानते हैं कि अगर लाइंस एक दूसरे के नज़दीक हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और लाइंस अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अब लाइंस अगर ज़्यादा दूर हैं तो लेस नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी, और अगर लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही हैं। इससे क्या मतलब होता है कि अगर लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम है तो फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और लाइंस के बीच का अगर गैप ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम आएगी। इससे सीधे सीधे एक ही बात तो साबित होती है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर एरिया इज डिफरेंट। यहाँ पर स्ट्रेंथ अलग है, कमज़ोर है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म हमको देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। आप ना एक गार्डन में अगर हम पानी देते हैं तो एक फुव्वारा ले लेते हैं, फुव्वारे में हमने पानी भर लिया, उसके आगे आपने देखा होगा इस टाइप से ऐसे एक फुव्वारे को, जैसे शावर आप बोल सकते हैं, उसमें इस तरीके से ऐसे शेप बनी हुई होती है, यहाँ से पानी आता है और ये होल्स हैं उसके अंदर। अब आप किसी प्लांट्स को अगर पानी देना चाहते हैं, पौधों को पानी देना चाहते हैं, तो इसमें पानी की धाराएं बहती हैं, आप देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा धाराएं बहेंगी उतना ज़्यादा पानी आएगा, या यूं कहें कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी, वाटर लाइंस अगर ज़्यादा होंगी तो हम बोल सकते हैं ना मोर फ्लक्स। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब मोर फ्लक्स, ज़्यादा फ्लक्स, और ज़्यादा फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सरल शब्दों में बोलिए कि मोर मैग्नेटिक फ्लक्स इंडिकेट्स मोर मैग्नेटिज्म ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप समझ गए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, ये ध्यान रखें 90 डिग्री पे केस होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ लाइंस 90 डिग्री पे नहीं हुई तो क्या होगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी होपफुली इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आप कहेंगे किसको, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमने फील्ड भी कौन सी कंसिडर करी है, केवल यूनिफॉर्म। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। देखिए फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला आप लिखेंगे दैट इज बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पे कई सारी टर्मिनोलॉजी है जो हमको कवर करनी है। अब B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड A स्टैंड्स फॉर एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे सिर्फ एरिया नहीं है, यहाँ पर है एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर किसे कहते हैं आप देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया आपने बना दिया इस तरीके से, उसके परपेंडिकुलर एक आप लाइन ड्रॉ करिए और आउटवर्ड होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए। अगर आप ये सरफेस ले रहे हैं तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अगर आप नीचे की सरफेस ले रहे हैं तो उसका आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की साइड होगा, तो एरिया वेक्टर अपोजिट हो गया। यहाँ पर अगर इसको आप पॉजिटिव साइड लेते हैं तो इसको आपको नेगेटिव साइड मानना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल शब्दों में एक और केस लेके चलते हैं। ये देखिए, ये डस्टर है, जैसे यहाँ पर अगर इसका एरिया वेक्टर बनाते हैं तो वो ऐसे आएगा परपेंडिकुलरली एंड इट शुड बी आउटवर्ड्स। अगर ये वाला सरफेस आप लेते हो तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है ऊपर, ये वाला सरफेस लेते हो तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। तो एरिया वेक्टर की दो बातें हो गई जो आपने ध्यान रखनी है। नंबर 1, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नंबर 2, इट शुड बी आउटवर्ड्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करके चलिए। दोबारा से मैं बोलता हूँ, एरिया वेक्टर कोई भी आप एरिया ले लेते हैं। फर्ज करिए हमने एक प्लेन सरफेस इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका एरिया वेक्टर हम बनाना चाहते हैं तो वो एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये देखिए, दिस इज द एरिया वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो दोनों के बीच में एक एंगल भी तो बन रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं कि हमने अगर बी डॉट ए को ओपन करा, 11th क्लास में आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं और आप जानते भी हैं कि बी डॉट ए को अगर हम ओपन करेंगे तो बनेगा बी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या हो गया, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे कई सारी टर्म्स साथ में इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले हमने बात करी एरिया वेक्टर की, अब दूसरा पॉइंट आ गया थीटा। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं बी से डिनोट कर रहे हैं। अब थीटा जो है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। पहला वेक्टर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वेक्टर कौन है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना ये धोखा खा जाते हैं या ये गलती कर बैठते हैं कि ये जो एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में बनेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं, कई बारी हो सकता है आपने भी ये सोचा हो कभी, मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड तो ये सरफेस के साथ जो एरिया एंगल बना रही है, आई एम सॉरी, जो ये सरफेस के साथ एंगल बना रही है उसको थीटा मानना है ना, ये गलती है, ऐसा नहीं है। एंगल इज ऑलवेज कंसिडर्ड बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये ध्यान रखें हमेशा, और एरिया वेक्टर हमेशा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एरिया वेक्टर है, फर्ज करिए ये ऐसे सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, एरिया वेक्टर है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। सरफेस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, हम सरफेस की तो एंगल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो आप लगाएंगे, उसका कॉस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करा किस पे, अगर हम इसको और ओपनली बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन phi b इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एरिया वेक्टर के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। B की वैल्यू, A की वैल्यू, मेजर फॉर्म में B और A होता है, और बाकी उसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है दैट इज ओरिएंटेशन। एंगल के लिए आप ओरिएंटेशन का टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर cos थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। उस केस में फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 है, इसको हम इलेबोरेट करेंगे अभी, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, 0, तो उस केस में फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अब इसको हम इलेबोरेट कैसे करते हैं सुनिए। थीटा की वैल्यू 0 होने का ये मतलब है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं,
ठीक है ना। फिजिक्स में अगर आप थीटा की वैल्यू 0, एंगल की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे हुए, पैरेलल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और एरिया वेक्टर भी इस तरीके से है, ये बीच वाले को मैं एरिया वेक्टर ले लेता हूँ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा कोई भी एक सरफेस है, ठीक है। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आने का मतलब ये है कि सारी की सारी लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर 0 डिग्री फ्लक्स की वैल्यू अगर मिनिमम लानी है तो क्या करेंगे हम। अब ये देखिए, यहाँ पर एक सरफेस हमने लिया, एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड इट इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से अगर होंगी तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी इस केस में क्या होगी, 0। अब इस केस को और इस केस को, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को जब आप आपस में स्टडी करोगे, कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग दी सरफेस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी सरफेस है। इसको बोलते हैं थीटा की वैल्यू 90 होना, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू 0 होना अलोंग दी सरफेस। और यहाँ पर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। एक और केस ज़रूरी है, वो भी बताता हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ रहा है और आप इसके नोट्स भी बना रहे होंगे साथ में। नोट्स अपनी राइटिंग में ज़रूर साथ साथ बनाते चलना चाहिए। अब तीसरा केस एक और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक प्लेन सरफेस ले लिया, एरिया वेक्टर एज यूजुअल परपेंडिकुलर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड हम मान के चलते हैं एक स्लांटिंग डायरेक्शन में है, तिरछी है थोड़ी सी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहे हैं। अब दोनों के बीच में एरिया एंगल कितना हो गया, थीटा। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू बनेगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कॉस थीटा। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, ना तो ये मिनिमम है ना तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है, दोनों के मिडिल में कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि फ्लक्स कहते किसको हैं। फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म अलोंग अ पर्टिकुलर एरिया। अब आप समझ गए कि फ्लक्स है क्या, फ्लक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है और फ्लक्स की कंडीशंस कौन कौन सी बन सकती हैं। उसके साथ आप एरिया वेक्टर भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि फ्लक्स की यूनिट क्या है, या फ्लक्स क्वांटिटी कौन से नेचर का है, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है। फ्लक्स को जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है ये सिग्निफाई करता है कि ये स्केलर है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या, एरिया वेक्टर क्या है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों वेक्टर्स अगर आप डॉट कर देते हैं तो इट गिव्स यू अ स्केलर, ठीक है ना। उसका आंसर तो हमेशा एक स्केलर होता है। अब इसकी यूनिट है वेबर, WB इसका सिंबल होता है, WEBER, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 1 वेबर लिखते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक बात ध्यान रखिए, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से टेस्ला की वैल्यू भी आपको पता चलेगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना ऑप्शन दे दिया जाता है कि टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू, 4 ऑप्शन दे देंगे, मिलते जुलते होंगे आपको, तो गलती कई बार लग जाती है, इसलिए ध्यान रखें वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला और वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक जितनी भी बात हमने करी ना, वो सारी की सारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के थी। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है या कैलकुलस कैसे इन्वॉल्व होती है। देखिए, अब लेट से यहाँ पर हम ये ना एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म हमेशा ही कर्व होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई और अच्छे से बना लेते हैं। ये देखिए, कहीं पर जहाँ पे लाइंस नज़दीक है वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जहाँ लाइंस का गैप ज़्यादा है वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और कर्व हो रहा है तो डायरेक्शन बार बार बदल रही है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई भी हमने एक इरेगुलर ऐसे सरफेस ले ली, इस तरीके से कोई भी एक सरफेस ले ली। जब भी इरेगुलर सरफेस आएगा
तो याद रखने की बात है, आप कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, आपको कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कैलकुलस का इस्तेमाल जनरली इर्रेगुलर सरफेसेस के लिए ही होता है, जहां हम एक बहुत बड़े सरफेस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लीजिए अर्थ, एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, अर्थ की बात करिए। अर्थ आपको प्लेन नज़र आता है, क्या वास्तव में अर्थ प्लेन है? कहीं पर हिली एरिया है, कहीं पर गहराई ज़्यादा है, कहीं पर ओशियन एरिया है, कहीं पर लैंड एरिया है, कुछ भी आप कह सकते हो इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करके, लेकिन प्लेन तो नहीं है ना। छोटे से हिस्से की बात करोगे तो वो प्लेन नज़र आएगा। तो जब भी आपको कोई इरेगुलर सरफेस मिले, आप क्या करो, एक छोटा सा पोर्शन उसका कंसिडर कर लो। ये छोटा सा पोर्शन, ये एलिमेंट्री सेक्शन आप इसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे ना ये प्लेन हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करो आप। टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसके बाद आप एरिया वेक्टर बनाओ। अब लेट से एरिया वेक्टर मैं एग्जांपल के लिए कंसिडर कर लेता हूँ, ये एरिया वेक्टर बन रहा है इसका, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, टेंजेंट ड्रॉ करके ये एरिया वेक्टर, लेट से इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। अब दोनों के बीच में एंगल बन गया ना, ये देखिए थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करना पड़ेगा, B डॉट डी ए। अब चाहे डी ए लिखो चाहे डी एस लिखो, वो आपके ऊपर है। डी एस से भी आप एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी ए से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हमने क्यों बनाया, उसकी वजह ये है, उसको एक स्टेप मैं बैक साइड लेके जाता हूँ ना, तो यहाँ पे लिखोगे डी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। अगर एरिया बहुत छोटा है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो भी बहुत छोटा आएगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी, कम एरिया है तो कम लाइंस क्रॉस करेंगी। जैसे पहले भी बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा एरिया है तो भी फ्लक्स ज़्यादा होगा, और एंगल के ऊपर भी निर्भर करेगा। एंगल के लिए वर्ड ध्यान रखिएगा, ओरिएंटेशन भी इस्तेमाल हो सकता है। अब अगर एरिया बहुत कम है तो फ्लक्स की वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो इस तरफ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करोगे। अगर आप ये स्टेप लगाते हैं तो फाइनली इट बिकम्स लाइक दिस, ये डी फाई बी बन जाएगा फाई बी, और बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन यहाँ पर जो भी वैल्यू आप इसको ओपन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, अगर फाई बी आप यहाँ लिख देते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए, ध्यान रखिएगा, बी डॉट डी ए अगर आप क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए लिखते हैं तो ये हमेशा ज़ीरो आएगा। अब हम बात करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स की। देखिए, अच्छा इसमें ना एक कंफ्यूजन हो जाता है, फैराडेज लॉ अलग चीज़ है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट अलग चीज़ है, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे फैराडेज लॉ की। अच्छा, कई जगह पे ना ऐसा भी लिखा गया है फैराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट, इस तरीके से भी आइडेंटिफाई होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो तो ज़्यादा बेटर है। आप ध्यान रखिएगा, फैराडे लिख के आए, ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट या फैराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट या हेनरी फैराडे एक्सपेरिमेंट, कुछ भी लिख के आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि बेसिकली फैराडे का नाम तो होना ही चाहिए। अब फैराडे एक्सपेरिमेंट ना 2 तरीके से परफॉर्म किया गया। अब चाहे इसको 2 एक्सपेरिमेंट बोल लो, चाहे एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 तरीके से परफॉर्म किया गया ऐसे बोल दो, कुछ भी आप कह सकते हो। एक किया गया कॉइल प्लस मैग्नेट के साथ, और एक किया गया कॉइल प्लस कॉइल, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में हम अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट, या यूं कहें कि एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट कॉइल प्लस मैग्नेट, और एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट कॉइल प्लस कॉइल, ठीक है ना। इसमें एक को प्राइमरी कॉइल, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल आप बोल सकते हैं। फिलहाल हम पहला पार्ट कवर करते हैं, कॉइल प्लस मैग्नेट। अब देखिए, कॉइल प्लस मैग्नेट में है क्या चीज़। एक इस तरीके से एक कॉइल ले लीजिए। अब कॉइल रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो आप, सर्कुलर भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पर हमने ले लिया एक मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ उसके 2 पोल्स हो गए, ठीक है। अब इस कॉइल में हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर लगाएं, चाहें तो नहीं लगाएं, आप कुछ भी कह सकते हो, कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि गैल्वेनोमीटर को कंसिडर कर लो। मैं हार्ड एंड फास्ट तरीके से एक्सपेरिमेंट की कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट बेसिकली किया किस वजह से गया, या क्या एनालिसिस एक्सपेरिमेंट का रहा, और उसके क्या कंक्लूजन्स रहे, समझ में आ जाएगा आपको एक ही बार में, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, मैग्नेट है, जाहिर है मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है,
बिल्कुल होना भी चाहिए, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, या यूँ कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस मैग्नेट। अब यहाँ पर इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर कौन सा डिवाइस होता है? इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर करंट का प्रेजेंस भी बताता है और करंट की डिटेक्शन भी करता है, मीन्स करंट की डायरेक्शन भी बताता है। करंट को डिटेक्ट भी कर रहा है और करंट की डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है ना, कि क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, या डायरेक्शन बदली या डायरेक्शन नहीं बदली, ये हमको पता चल जाएगा, और करंट है तो वो भी पता चल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि गैल्वेनोमीटर का नीडल अगर सेंटर में है, इस तरीके से सेंटर में है, तो दिस मीन्स नो करंट, दिस मीन्स नो करंट। अगर कोई भी कॉइल है, आपको पता लगाना है कि उस कॉइल में या उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, तो आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, और गैल्वेनोमीटर का नीडल अगर सेंटर में रह जाए, इसका मतलब है कि उसमें करंट है ही नहीं। और अगर इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से जा रहा है, ऐसे करके डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब है कि देयर इज सम करंट। तो डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि करंट जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और अगर डिफ्लेक्शन ही नहीं है, सेंटर में है नीडल, तो इसका मतलब कोई करंट है ही नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, अगर मान लीजिए इस तरफ एक तरफ जाता है, हो सकता है इसका मतलब हो क्लॉकवाइज, ये कंफर्मेशन से नहीं कहा जाता है, लेकिन हो सकता है इसका मतलब हो क्लॉकवाइज। अगर दूसरी साइड चला गया तो ये श्योर है कि अब करंट की डायरेक्शन बदल गई, वो हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहले वाले को आपने क्लॉकवाइज माना है तो इस तरफ वाले डायरेक्शन को आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अब करंट की डायरेक्शन बदल चुकी है। अगर पहले वाले को आप इस तरफ को आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हो कि अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरी साइड अगर नीडल जा रही है तो दिस मीन्स अब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चुका है। और अगर करंट बार बार नीडल इस तरीके से ऐसे ऐसे हो रही है, इसका मतलब है कि करंट एक बार क्लॉकवाइज होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हो रहा है। करंट की डायरेक्शन बार बार बदल रही है अगर नीडल इस तरीके से मूव कर रही है। नीडल सेंटर में आ गई तो करंट की वैल्यू 0, ठीक है। होपफुली आप गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ना आप देखो, एक चीज़ समझने की थोड़ी कोशिश करो। एक मैग्नेट है, वो रेस्ट पर है, इस समय रेस्ट पर है, तो इसका अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता हूँ नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से बनती है, ठीक है। और ज़्यादा लाइंस बनाना चाहता हूँ, ऐसे बन जाएंगी, इस तरीके से यहाँ पर बन गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या इस कॉइल में से क्रॉस हो रही हैं? नहीं हो रही। अगर कॉइल में से क्रॉस नहीं हो रही तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 0, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करता हूँ मैं, मैग्नेट को ना नज़दीक लेके जाता हूँ। अब जैसे ही मैं मैग्नेट को नज़दीक लेके जाऊँगा तो बताइए कुछ लाइंस इसमें से क्रॉस करके जाएंगी, ऐसे करके कुछ लाइंस तो क्रॉस करेंगी ना। अगर मैं मैग्नेट को नज़दीक लेके जाऊँगा कॉइल के, तो कुछ लाइंस, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस दिस कॉइल। अब नंबर ऑफ लाइंस अगर क्रॉस कर रही है किसी कॉइल को या किसी एक सरफेस को या किसी एक एरिया को, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उससे रिलेटेड हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स हैज़ सम वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। दोबारा से बताता हूँ मैं, हमने कॉइल को मैग्नेट को एक जगह रखा है, अभी तक इसमें से कोई लाइंस पास नहीं हो रही थी तो फ्लक्स की वैल्यू 0 थी। जैसे ही हम मैग्नेट को नज़दीक लेके गए, कुछ लाइंस इसमें से भी क्रॉस होने लगी, और ज़्यादा नज़दीक लेके गए तो बताइए और नंबर ऑफ लाइंस और बढ़ेंगी, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू और बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। हमने इस बात को नोटिस करना है कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज होना, चेंज फ्लक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं चेंज होने का मतलब, या तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाए या तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाए, दोनों को चेंज में मान लिया जाता है। तो चेंज होना चाहिए फ्लक्स, चाहे आप मैग्नेट को नज़दीक लेके जाएं, चाहे आप मैग्नेट को दूर लेके जाएं, फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा, आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करने लगेगी। जब तक फ्लक्स 0 था, गैल्वेनोमीटर की नीडल सेंटर में थी, इसका मतलब नो करंट। जैसे ही मैग्नेट नज़दीक आई, फ्लक्स में चेंज होने लगा, और फ्लक्स में जब चेंज होने लगेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल एक साइड डिफ्लेक्ट होने लगेगी। एक साइड, कोई भी, चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, कोई भी एक साइड मान लो। मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ, गैल्वेनोमीटर की नीडल इस तरफ होने लगेगी। अब क्या होगा, मैग्नेट आप दूर लेके जा रहे हैं, पहले आप नज़दीक लेके जा रहे थे, अब आप मैग्नेट दूर लेके जा रहे हैं। जब मैग्नेट दूर लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल दूसरी साइड डिफ्लेक्ट करेगी। इससे क्या पता चला आपको? इससे आपको ये पता चला
कि जब आपकी मैग्नेट दूर रखी हुई थी, रेस्ट पर थी, तब तो पूरे कॉइल में कोई करंट था ही नहीं क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल सेंटर में थी। जैसे ही आप मैग्नेट को नज़दीक लेके गए तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब कॉइल के अंदर कुछ करंट आ गया। जैसे ही आप मैग्नेट को वापस अवे लेके गए तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदल गई। तो आप यहाँ पे दो बातें नोट कर सकते हैं कि करंट पूरे कॉइल में आया कब, जब फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है। दूसरी बात, जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ तब एक डायरेक्शन और जब फ्लक्स डिक्रीज हुआ तब दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदला, मैग्नेट के मोशन की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदला और करंट भी प्रोड्यूस हो गया। अब ऐसा कोई करंट, अब यहाँ पे कुछ बातें नोट करने लायक होती हैं। अब ऐसा कोई करंट जहाँ पे पूरा उसका एक्चुअल सोर्स मौजूद ही नहीं है फिर भी करंट आ गया, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना इंडक्शन, इंडक्शन इज रिलेटेड टू इंड्यूस्ड करंट। ध्यान से नोट करने लायक पॉइंट है ये। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि अगर किसी कॉइल में या किसी भी एक सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो जाती है, उसका एक्चुअल सोर्स वहाँ मौजूद नहीं है, ना कोई बैटरी लगी है, ना कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा है, कुछ भी सोर्स नहीं है, फिर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आया क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। तो फैराडे ने एक चीज नोटिस करी कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। फैराडेज लॉ भी मैं अभी आपको बताऊंगा और मैं लिख के भी दिखाऊंगा उसकी स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए, वो हम बाद में कवर करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से समझ लो, एनालाइजेशन यहीं से हो जाएगी। फैराडे ने ये नोटिस किया कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर फ्लक्स पॉजिटिव है, फ्लक्स मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तब एक डायरेक्शन और जब फ्लक्स कम हो रहा है तो दूसरा डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन भी बदल गई। तीसरी एक चीज़ और नोटिस करने लायक है, वो भी अभी बताता हूँ। यहाँ पे ना आप एक दो बातें और भी ध्यान रखें, मैं इसको स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए, मैग्नेट इस समय यहाँ पर है, मैग्नेट इस समय यहाँ पर है, रेस्ट पर है, तो इंड्यूस करंट कितना हो गया? 0। अब जैसे जैसे मैग्नेट मूव कर रही है, यहाँ पर ये जो मैग्नेट है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल। करंट की वैल्यू हो गई। अब राइज करे, इसका मतलब यहाँ पे एरो अप का मतलब राइज करना या फॉल करना नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे जाकर आपने क्या करा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आगे जाकर के मैग्नेट को आपने स्टॉप कर दिया। अब मैग्नेट को जब स्टॉप कर दिया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। अब मैग्नेट जब रेस्ट पर थी तब फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, क्योंकि मैग्नेट, हम ये मान के चल रहे हैं कि मैग्नेट बहुत दूर थी, उस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, तो करंट की वैल्यू भी 0 थी। अब जैसे ही मैग्नेट आगे बढ़ने लगी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने लगी, बढ़ने लगी। फ्लक्स की वैल्यू जब चेंज हुई तब कुछ करंट प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर की नीडल एक तरफ होने लगी। वहाँ जाके आपने मैग्नेट को फिर से रोक दिया। अब जब मैग्नेट को रोक दिया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। फैराडे ने नोटिस किया कि फिर से करंट की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पर एक और एनालाइजेशन पॉइंट हो गया, एक और ऑब्जर्वेशनल पॉइंट हो गया, क्या कि भाई फ्लक्स की वैल्यू जब कांस्टेंट है तब भी करंट 0 है, अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तब भी करंट 0 है, और फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है तब भी करंट 0 है। तो देखिए दो बातें हो गई। तो फैराडे ने फिर एक चीज़ और करी, यहाँ से वापस ले जाने लगा, जब वापस ले जाने लगा तब फिर से करंट प्रोड्यूस हो गया दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर दूर जाके करंट, उसको मैग्नेट को उसने स्टॉप कर दिया, फिर से करंट की वैल्यू 0 हो गई। तो फैराडे ने ये चीज़ नोटिस करी कि जब तक मैग्नेट मोशन में है, जब तक ये मैग्नेट मोशन में है तब तक इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब मैग्नेट जब तक मोशन में है, चाहे आगे चाहे पीछे, मैग्नेट मोशन में है, इसका मतलब इसका फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि फैराडे ने एक बात बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर ली कि जब तक फ्लक्स में चेंज रहेगा करंट की वैल्यू प्रेजेंट होगी, मतलब करंट वहां पे प्रेजेंट होगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और जैसे ही फ्लक्स 0 हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाए या फिर फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, जैसे ही ये दो कंडीशन हो जाएंगी इंड्यूस करंट फिर से 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा। अब यही एक्सपेरिमेंट को कॉइल प्लस कॉइल के साथ कवर करते हैं। ठीक है ना, या इसको आप यूं कह सकते हो, दो कॉइल फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट बोल दो।
चाहे एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट बोल दो। अब यहाँ पर दो कॉइल्स हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल और एक को बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। यहाँ हमने दो कॉइल्स बना ली और एक कॉइल के साथ मैं लगा लेता हूँ एक बैटरी लगा देता हूँ। चलो एसी सोर्स तो नहीं लगाएंगे, बैटरी लगा लेते हैं। यहाँ पे एक की हो गया और यहाँ पे इसके साथ मैं लगा लेता हूँ एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नाउ दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। अब जैसे ही की क्लोज करेंगे, ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा क्योंकि पिछला एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया। अब जैसे ही आप की क्लोज करेंगे करंट ट्रेवल करना शुरू करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब करंट ट्रेवल करना शुरू, ठीक है। अब जैसे ही करंट स्टार्ट होगा, सबसे पहली बात, करंट स्टार्ट होने का मतलब क्या है? करंट ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, ज़ीरो टू मैक्सिमम। अभी जब तक आपकी की ओपन है, या बोल सकते हैं आपका सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट, उसमें करंट की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। अब जैसे ही आप की क्लोज करेंगे तो करंट की वैल्यू राइज करेगी ना। कब तक राइज करेगी? जब तक करंट की मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच नहीं जाता। कोई भी चीज़ कब तक राइज करती है? जब तक वो मैक्सिमम तक ना चली जाए। अब करंट की वैल्यू जैसे ही बढ़े, जैसे आप की क्लोज करेंगे, ज़ीरो टू मैक्सिमम बढ़ेगी, करंट की वैल्यू राइज कर रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी राइज कर रही है, क्योंकि करंट किसको प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चीज़ जनरेट होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी राइज करेगा। अब जैसे ही आपने की क्लोज करी तो हम सिर्फ सादा सी बात ये समझते हैं कि करंट राइज कर रहा है। अब हमको ध्यान ये देना है कि करंट राइज कर रहा है, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स भी राइज कर रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स राइज करने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स राइज करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं जब फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल उसके नज़दीक रखा है तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी बढ़ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? हम दोबारा बताते हैं कि करंट की वैल्यू, ये जो प्राइमरी करंट है, एक्चुअल सर्किट में आपका करंट है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। फाइनली उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्योंकि सेकेंडरी कॉइल इसके नज़दीक रखा है तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी बढ़ेगा। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर फ्लक्स चेंज होता है किसी भी सर्किट में तो इंड्यूस्ड करंट उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट प्रेजेंट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर की नीडल एक साइड डिफ्लेक्ट करने लगेगी, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट फिर से मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कॉइल में कोई एक्चुअल करंट का सोर्स तो है नहीं, ये तो इसके दम पे चल रहा है। अपने आप कोई ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो जाता है, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। हर इंड्यूस्ड करंट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इसका कॉज क्या है? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट बंद हो जाता है, अब सबसे पहले एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब तक ये की ओपन थी तब तक इसमें कोई करंट नहीं था। करंट नहीं था तो इसका फ्लक्स भी ज़ीरो था, इसका फ्लक्स ज़ीरो था तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी ज़ीरो था, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स ज़ीरो था तो करंट भी ज़ीरो थी, ठीक है। अब जैसे ही करंट राइज करा ज़ीरो टू मैक्सिमम, यानी कि चेंज हुआ, इसका फ्लक्स चेंज हुआ, साथ में सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ, इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ गया। अब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। ये वाला जो करंट है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। जब करंट मैक्सिमम पे पहुंच गया इसका मतलब कांस्टेंट हो गया। अब करंट कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, और फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया। अब जब सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इसके अंदर इंड्यूस करंट क्या हो गया? खत्म हो गया, ज़ीरो। क्योंकि फैराडे ने क्या नोटिस किया था कि अगर फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तब करंट ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू जब तक चेंज होती रहेगी तभी तक करंट का वैल्यू, इंड्यूस करंट का प्रेजेंस रहेगा। फ्लक्स जैसे ही कांस्टेंट हुआ यानी कि नो चेंज, तो आपका इंड्यूस करंट भी खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, पहले यहाँ पर की जब क्लोज करा था तो करंट की वैल्यू ज़ीरो टू मैक्सिमम राइज करी। अब की ओपन कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, करंट कम होने लगेगा ना। हम तो देखते हैं कि हमने बल्ब ऑफ किया, एकदम से बल्ब ऑफ हो गया, स्विच ऑफ करते हैं बल्ब एकदम से ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आप माइन्यूट लेवल पे जाके देखोगे तो उसका इट विल टेक सम टाइम, बल्ब ऑफ होने में थोड़ा समय तो लग रहा है। अब इसी तरीके से करंट की वैल्यू मैक्सिमम टू ज़ीरो गिर रही है, करंट की वैल्यू डाउन हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डाउन हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स भी डाउन हुआ। और इस प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी डाउन हुआ। अब फ्लक्स डाउन हुआ इसका मतलब चेंज हुआ ना, फिर से इंड्यूस करंट आ गया। लेकिन अब देखा गया कि पहले अगर नीडल राइट साइड थी तो अब नीडल हो गई लेफ्ट साइड।
इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट बदल गई। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर निर्भर है, वो प्राइमरी कॉइल के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ हम एक बात और नोट कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट, यहाँ देखिएगा, इंड्यूस्ड करंट डज नॉट हैव या डज नॉट possess डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। इंड्यूस्ड करंट का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो निर्भर करता है दूसरे के ऊपर। पिछले एक्सपेरिमेंट की अगर आप बात करो तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निर्भर करेगा मैग्नेट के मोशन के ऊपर। मैग्नेट नज़दीक आ रहा है कि दूर जा रहा है, नज़दीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। इसी तरीके से प्राइमरी कॉइल के करंट के ऊपर इसका करंट निर्भर करेगा, इसकी डायरेक्शन भी निर्भर करेगी, करंट बढ़ रहा है कि करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फैराडे ने क्या नोटिस किया कि जब तक करंट बढ़ रहा है और जब तक करंट गिर रहा है तभी तक इंड्यूस करंट है। अगर करंट इसका जीरो है तो यहाँ पर भी इंड्यूस करंट जीरो है। अगर इसका करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर इंड्यूस करंट जीरो है। अगर इसका करंट कांस्टेंट है तो इसका इंड्यूस करंट जीरो है। इसका करंट जब तक चेंज होगा तभी तक इसके अंदर इंड्यूस करंट रहेगा। चेंज की बात मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि अगले पार्ट में हमने चेंज के ऊपर ही डिस्कशन करना है, जिसमें फैराडे के साथ लेंज लॉ लग जाएगा। उसको कलेक्टिवली बोलते हैं फैराडेज लेंज लॉ, और फैराडेज लॉ क्या बने उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। होपफुली आपको ये सारा पोर्शन समझ आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं और अच्छे से इसको इलेबोरेटेडली समझने की कोशिश करिए। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की, या फैराडेज लॉज की बात करते हैं, जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि फैराडे ने दो मोटी चीज़ें, दो मेन ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स उसके कौन कौन से थे, उसके साथ ही लेंज लॉ का रिलेशन भी कवर करेंगे और फैराडेज लेंज लॉ मिला करके कलेक्टिव फॉर्म में कैसे बनता है और कैसे लिखा जाता है और उसका क्या मायने हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ना हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट कवर कर लिए। फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए, या यूं कहें कि फैराडे एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस जब आप करते हैं तब आप दो पॉइंट्स के ऊपर पहुंचते हैं जिनको दो लॉस का नाम दिया जाता है। पहला लॉ क्या कहता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं अभी बताऊंगा, इसके ऊपर दोबारा आऊँगा। पहला लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है किसी भी कॉइल का तो इसके अंदर, कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करेगा किसके, इट इज प्रोपोर्शनली, और यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मायने हुआ? अब यहाँ पर ना प्रोपोर्शनल से कई बार या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कशन करते हुए थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात नहीं हो रही या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है डिपेंडेंसी की। ये जो साइन लगाया है प्रोपोर्शनल का, यहाँ पर बात है डिपेंडेंसी की, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मायने होता है इसका, डी फाई ओवर डी टी, डी फाई बी ओवर डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हम यूज करें तो इसका मतलब है कि कितनी मात्रा में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कितने समय में। छोटा सा इसका क्लैरिफिकेशन आप देख लो, यहाँ एक मैग्नेट है, मैग्नेट को हम नज़दीक लेके जा रहे हैं, ये एक कॉइल है, ठीक है। अब जैसे ही मैग्नेट को आप नज़दीक लेके जाएंगे, अब ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से। अब जैसे ही आप मैग्नेट को नज़दीक लेके जाएंगे, बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी ना, यानी कि चेंज होगी। अब कितनी देर में, कितने समय में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी मात्रा से चेंज हुआ, इसका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बोलते हैं, रेट का मतलब है डिनोमिनेटर में टाइम आना चाहिए। सपोज कर लीजिए पहले फ्लक्स की वैल्यू 10 है, दूसरी बार फ्लक्स की वैल्यू 5b1 ले लेते हैं, 5b2 की वैल्यू 20 ले लेते हैं, और कितने सेकंड में, 5 सेकंड में कवर हुआ ये, लेट से। तो अगर हम d5b ओवर dt की बात करेंगे तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 20 माइनस 10, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5, तो ये हो गया 10/5, यानी कि आंसर आया 2। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आगे बताऊंगा, एक सिंपल इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझाया। d5b ओवर dt का मतलब है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया कितनी देर में।
इसके ऊपर निर्भर करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर d∅/dt की वैल्यू ज़्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। ये 2 है, अगर इसकी जगह 12 आया होता या इसकी जगह 20 आया होता या इसकी जगह 50 आया होता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होता। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इस लॉ में अगर हम लॉ की बात करते हैं, फैराडेज लॉस की बात करते हैं, तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने अभी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करी तो उसमें हमने डिस्कशन करा इंड्यूस्ड करंट का। अब यहाँ पर ना एक कंसेप्ट को आप समझिए। देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट एक ही बात नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं बहुत गहराई के साथ। कभी भी अगर किसी भी सर्किट में करंट आना है तो बताइए कि अपने आप आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। उससे पहले क्या होना चाहिए? वोल्टेज, जिसको आप पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसको आप ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी सर्किट में अगर करंट आना है तो उससे पहले वहां पर वोल्टेज होनी चाहिए या ईएमएफ होना चाहिए या पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हीट ट्रेवल करनी है, हीट ट्रेवल करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो हीट ट्रेवल करेगी। इसी तरीके से अगर वोल्टेज 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, तो करंट ट्रेवल कराने के लिए, किसी भी सर्किट में करंट क्रिएट कराने के लिए या प्रोड्यूस कराने के लिए, क्रिएट तो नहीं बोलना चाहिए, करंट प्रोड्यूस कराने के लिए या करंट की फ्लो को दिखाने के लिए हमको वहां पर वोल्टेज देना पड़ता है। तो ये याद रखें कि जब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करे, यहाँ पर मैग्नेट और कॉइल का ले लीजिए या कॉइल प्लस कॉइल का ले लीजिए, तो वहाँ पर करंट से पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा। अब यहाँ पर ना एक बात समझने की है, ये देखिए, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया यहाँ पर। अब गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो हमने देख लिया कि करंट है। अभी यहाँ पे ना अगर कोई आप सर्किट को ब्रेक कर दो तो यहाँ पर देखा जाएगा मैग्नेट नज़दीक आ रही है, यहाँ पर देखा जाएगा कि करंट है ही नहीं, लेकिन वोल्टेज है। ईएमएफ जो होता है ना, या वोल्टेज जो होता है, वो ओपन सर्किट में भी होता है, क्लोज सर्किट में भी होता है, लेकिन करंट हमेशा क्लोज सर्किट में होता है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि करंट फ्लोज ओनली इन क्लोज्ड सर्किट, जबकि पोटेंशियल या वोल्टेज या ईएमएफ ओपन सर्किट में भी होता है और क्लोज सर्किट में भी होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर मैंने इस सर्किट को ब्रेक कर दिया, ये सर्किट ओपन हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। ठीक है, तो फैराडे लॉ की जो बात करी जाती है ना, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का टर्म इसलिए आ जाता है क्योंकि करंट से पहले बेसिक रिक्वायरमेंट तो ईएमएफ की है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर जो दोनों लॉज बने उसमें हमको ध्यान रखना है कि चेंज जितना ज़्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज जितना ज़्यादा होगा, d∅v/dt जितना ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको याद रखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट भी लगना चाहिए। ठीक है ना, अब लॉज के बारे में भी आपको आइडेंटिफिकेशन मिल गया होगा, क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, और उसका ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। d∅v/dt का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी बता दिया हमने। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और देखी गई, अब यहाँ पर लेंज लॉ की शुरुआत होती है। देखिए, ऐसा होता है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, इस पे अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते कि जब मैग्नेट को हम नज़दीक लेके आते हैं तो कॉइल के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। अब कोई भी चीज़ ना डिस्टर्बेंस को रेजिस्ट करती है। आप इनर्शिया की बात करो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप जानते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 चीज़ें होती हैं इनर्शिया में, या इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। और इनर्शिया का बेसिक डेफिनेशन क्या दिया जाता है? एक बॉडी अपनी रेस्ट पर है, अगर वो बॉडी रेस्ट पर रखी है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती है। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो अपनी पोजीशन को भी चेंज नहीं करना चाहती, अपनी मोशन को भी रेजिस्ट, मोशन के अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ एक्ट करेगी तो वो उसको रेजिस्ट करेगी। इनर्शिया कहता है सिंपल शब्दों में कि जो भी बॉडी की पोजीशन है उसके अलावा वो उस पोजीशन में चेंज नहीं आने देना चाहती, वो उस चेंज को रेजिस्ट करती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जैसे ही आप मैग्नेट को नज़दीक लेके जाते हैं तो कॉइल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और कॉइल उस चीज़ को अपोज करना चाहती है। कॉइल चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना चाहती है, फ्लक्स को अपोज नहीं करना चाहती है। यहाँ पर 2 बातें हैं और इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कई बारी। कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स की विरोधी नहीं है, कॉइल विरोधी है चेंज इन फ्लक्स की।
ठीक है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो जो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो रेस्ट की विरोधी थोड़ी ना है, वो तो विरोधी है चेंज इन रेस्ट की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप कॉइल के नज़दीक किसी मैग्नेट को लेके जाओगे तो जाहिर है उसका फ्लक्स बढ़ेगा, और कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना चाहती। अब मैग्नेट को आप दूर लेके जाओ, दूर लेके जाओगे तो इसका फ्लक्स कम हो जाएगा, जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो फिर से कॉइल क्या करेगी, इसको भी रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। तो अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको कम नहीं होने देना चाहती, और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कॉइल उसको फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देना चाहती। कॉइल हर हाल में इस चीज़ को अपोज करेगी, और अपोजिशन की वजह से यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, E इज इक्वल टू डी फाई बी ओवर डी टी। ये फॉर्मूला आप मार्क कर लें और इसको नोट कर लें, माइनस डी फाई ओवर डी टी। और नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे यही है, अपोजिंग नेचर या रेजिस्टिंग नेचर, ठीक है ना। अब इसको आप डेफिनेशन फॉर्म में भी दे सकते हो, कॉइल ऑलवेज अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और अपोजेज जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, एंड दिस नेगेटिव साइन वाज गिवन बाय लेंज, ठीक है। फैराडे ने तो ये बात रखी कि इंड्यूस्ड डीएमएफ डी फाई बी ओवर डी टी चेंज इन मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर निर्भर करेगा, फैराडे ने ये बात रखी। लेकिन लेंज ने ये बात रखी कि ठीक है ये चीज़ करेगा, ये बात ओके है, लेकिन लेंज ने साथ में ये बात भी रखी कि इसको अपोज करेगा। जो असल में यहाँ पर आप देख रहे हो, इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड डीएमएफ आ गया वो अपने कॉज को अपोज करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कॉज का मतलब यहाँ पर क्या है, मैग्नेट नज़दीक आई जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर इंड्यूस्ड डीएमएफ आ गया। तो इंड्यूस्ड डीएमएफ के आने का, इंड्यूस्ड डीएमएफ के प्रोड्यूस होने का असल में कारण कौन है, मैग्नेट का नज़दीक आना, ठीक है। मैग्नेट का नज़दीक आना, दिस इज द एक्चुअल कॉज ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ। तो इंड्यूस्ड डीएमएफ मैग्नेट को नज़दीक आने से रोकेगा तो क्या करेगा, बताइए क्या करेगा। अगर कोई चीज़ मेरे नज़दीक आ रही तो मैं उसको रोकने के लिए क्या करूँगा, रिपेल करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिपल्शन। अब यहीं पे अगर हम इसका अपोजिट केस कवर करते हैं तो ये कॉइल है इस तरीके से, ये मैग्नेट इसके दूर जा रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है, फिर से करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। इंड्यूस्ड डीएमएफ आ गया, फिर से करंट प्रोड्यूस हो गया। अब क्या कर रहा है इंड्यूस्ड डीएमएफ, इसको दूर जाने से रोकेगा। अब दूर जाने से कैसे रोकेगा, अट्रैक्शन करके। अब कोई भी चीज़ आपके दूर जा रही हो तो आप उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो इसका मतलब अट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैग्नेट दूर जा रहा है तब तो हो रहा है अट्रैक्शन, और जब मैग्नेट नज़दीक आ रहा है तब हो रहा है रिपल्शन। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स में बहुत मदद मिलने वाली है, और उस टाइप का एक इलस्ट्रेशन मैं आपको छोटा सा बताता भी हूँ। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, ये कॉइल दूर जा रहा है, जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है। अब यहाँ पे ना दोनों बातें कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में लिख के आएगा कि मैग्नेट इज मूविंग अवे, किसी में लिख के आएगा कॉइल इज मूविंग अवे, कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट दोनों में एक ही लगेगा। अगर आपकी मैग्नेट दूर जा रही है तो दूर जाने की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। अब दूर जाने की अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए, नॉर्थ। भाई नॉर्थ ही तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ का मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया करंट का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मैग्नेट नज़दीक आ रहा है तो क्या चीज़ हो रही है, रिपल्शन होने के लिए सेम पोल जनरेट हो जाएंगे। तो साउथ यहाँ पे जनरेट हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक कॉइल है, मैग्नेट नज़दीक आया तो यहाँ पर हो गया नॉर्थ पोल। अब मैग्नेट दूर गया तो यहाँ पर हो गया साउथ पोल। एक बार नज़दीक लाओ, एक बार दूर ले जाओ, नज़दीक लेके जाओ, दूर लेके जाओ। यहाँ पर देखोगे नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे आप मैग्नेट के मोशन को इस तरीके से करोगे आप देखोगे कि करंट का डायरेक्शन बार बार बदलेगा। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा होगा इसके साथ, इस कॉइल के साथ, तो नीडल बार बार ऐसे 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 होगी। इसका मतलब क्या है कि करंट का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है। अब वो बदलता किस वजह से है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से। वो फाइनली किसकी वजह से होता है, जो लेंज लॉ की थ्योरी कहती है कि इंड्यूस्ड डीएमएफ अपने कॉज को अपोज करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इट ऑलवेज अपोजेज इट्स ओन कॉज।
अब यहाँ पर आप लेंज लॉ के बारे में अच्छे से समझ गए। देखिए बेसिक चीज़ें हम लोगों ने क्या कवर करी, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट कवर करा, हमने एरिया वेक्टर का कंसेप्ट कवर करा, हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट की बात करी, हमने फैराडेज लॉज की बात करी, हमने लेंज लॉ की बात करी और उससे जुड़ा हुआ डीप इलस्ट्रेशन कवर करा। होपफुली आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बाकी सेक्शन जो होंगे वो कवर करेंगे।